माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी केमिस्ट्री विद मानसी। इसमें मैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री जो क्लास 11th और 12th की है उसमें मैं हर दिन एक एक पेज आपको उससे समझाती हूँ। अपने जो मैंने सेल्फ मेड नोट्स बनाए हुए हैं इसको मैंने थोड़ा सा एस्थेटिक और डेकोरेटिव रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ हम अच्छी चीज़ देखते हैं तो थोड़ा सा इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ता है। तो हमने अपना क्या कहते हैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो अब हम उसमें हर दिन एक एक पेज पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो जो पढ़ लिया है उसको एक बार रिकॉल भी कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। मैटर प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है, एसआई सिस्टम पढ़ लिया है हमने, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट पढ़ लिया जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशंस देख लिया था, सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लिया था, और सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमें कैसे कैलकुलेट करना है उसके जो 3-4 रूल्स बताए गए हैं वो हमने पढ़ लिए थे। हमने कहते प्रिसीशन और एक्यूरेसी में जो डिफरेंस होता है वो समझ लिया था। सिग्निफिकेंट फिगर्स के हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये सब देख लिया है। राउंडिंग ऑफ हमने समझ लिया। राउंडिंग ऑफ बेसिकली हमारा जो हम डेली लाइफ में डेली मतलब कि मेजरमेंट में यूज़ करते हैं वही है, बस उसको रूल्स थोड़े से बना दिए गए हैं, उसको हमने समझ लिया है। डायमेंशनल एनालिसिस जिसको हम यूनिट कन्वर्जन भी कहते हैं वो भी हमने सीख लिया था। हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना स्टार्ट किया था जिसमें हमने 5 लॉ होते हैं, जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ लिया था, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन समझ लिया था, और कल हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी पढ़ लिया था। गे-लुजेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जो 4th लॉ है उसको हमने स्टार्ट कर दिया था समझना। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो रहा है उसको हम चालू करते हैं। तो गे-लुजेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली इसमें ये गे-लुजेक जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने हमें ये बता दिया था कि जैसे हम लोग मास का एक डेफिनेट प्रोपोर्शन यूज़ होता है हमारी रिएक्शंस में, वैसे ही जब गैसेस, रुको थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूँ, हाँ, when gases combine or produce in 100 degree Celsius chemical reaction, they do so in simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure। जब गैसेस रिएक्शन शो करती हैं, जब गैसेस कंबाइन करती हैं तो उनका जो टेम्परेचर, वो जो टेम्परेचर और जो प्रेशर की कंडीशन होती है वो सेम रहती है ऑल गैसेस के लिए, और जब वो कंबाइन करती हैं तो उनके बीच में जो वॉल्यूम का रेशियो होता है, जैसे मास का रेशियो हमने देखा था वैसे वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो सिंपल रेशियो होता है, मतलब कि उनका होल नंबर वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उनका जो जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो एकदम सिंपल होल नंबर के बेसिस पर, जैसे 1:2, 2:1 ऐसे आता है। हमने एग्जाम्पल ले लिया था कि हाइड्रोजन के हमने गए थे 100 मिलीलीटर लिया है और ऑक्सीजन का हमने 50 ml लिया है, तो जो वाटर बनेगा ना वो हमारा कहते हैं 100 ml बन रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो हमारा वॉल्यूम है उसका अगर हम रेशियो लेते हैं तो वो हमें पता चल रहा है 2:1। 2:1 जो हमारा है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो बन रहा है। अभी जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा था कि जितना हम रिएक्टेंट में मास यूज़ करते हैं उतना ही हमारा प्रोडक्ट में मास फॉर्म्ड होता है, बट वॉल्यूम के केस में ऐसा नहीं होता है। वॉल्यूम में आपका जिस वॉल्यूम सॉल्यूशन में अगर कहते हैं उसमें भी कंडीशंस होती हैं। अगर कहते हैं जो हम गैसेस यूज़ कर रहे हैं, जो लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो सॉल्यूबल हैं तो क्या कहते हैं वो अलग वॉल्यूम शो करेंगे प्रोडक्ट में, अगर वो इनसॉल्यूबल है तो वो अलग वॉल्यूम शो करेंगे। तो मासेस में जैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं नया पेज। दस द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन विच कंबाइन 100 ml 50 ml बियर अ सिंपल रेशियो ऑफ 2:1। अभी मैंने समझाया जो हमारा रिएक्टेंट में गैसेस यूज़ हो रही हैं वो जिस वॉल्यूम में कंबाइन कर रही हैं उनका जो जो वॉल्यूम है अगर हम उसका रेशियो निकालते हैं तो वो सिंपल रेशियो आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो 2:1, 1:2 ऐसा आएगा, ठीक। Gay-Lussac discovery of integer ratio in volume relationship is called law of definite proportion by volume। जैसे law of definite proportion by mass भी था वैसे law of definite proportion by volume भी हो गया। The law of definite proportion stated earlier was with the respect of mass। अभी हमने पहले पढ़ चुके हैं definite proportion by mass पढ़ चुके हैं, बट इन्होंने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम कंसिडर किया गे-लुजेक लॉ ने। Gay-Lussac law was explained properly by the work of Avogadro in 1812।
अभी हम ये समझ लिए कि गे लुजक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये लॉ दिया था, पर इसको और सिंप्लीफाई और एक्सप्लेन जिसने किया था वो एवोगाड्रो थे, जिन्होंने 1811 में इसको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी थी, इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। अब हमारा जो लास्ट लॉ चल रहा है, हमने 5 केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉस देखे हैं, मतलब होते हैं, उसमें जो हमारा लास्ट लॉ है वो एवोगाड्रो लॉ है। ठीक, अब हम इसको समझते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कि इन्होंने ये कहा है जब गैसेस जो हैं, अगर कोई भी गैसेस के इक्वल वॉल्यूम हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि जो गैसेस हम यूज़ कर रहे हैं उनका वॉल्यूम सेम है, उसमें कंडीशन क्या है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर में उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी होंगे वो भी इक्वल होंगे। अगर 2 गैसेस हम यूज़ कर रहे हैं, उनका वॉल्यूम सेम है, उनकी सेम टेम्परेचर और प्रेशर में कंडीशन लगाया गया, इसको याद रखना। सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर की जब बात कर रहे हैं तो वो हमारा इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम भी शो करेंगे। अगर हमने देखो इसको, अभी आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा नहीं है, पर आइडियल गैस जब आप आगे चीज़ें पढ़ोगे तो आइडियल गैस इक्वेशन तो PV = nRT। ठीक, R जो होता है वो हमारा गैस कांस्टेंट होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। T और टेम्परेचर और प्रेशर को हमने सेम कर दिया है, तो जो वॉल्यूम होगा ऑल गैसेस का वो इक्वल टू n होगा। n क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स कहलाते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें यही बोला गया है, जब हम इक्वल वॉल्यूम लेते हैं किसी भी गैसेस का, तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो उनका जो वॉल्यूम भी, उनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी है वो भी इक्वल होगा। Avogadro made distinction between atom and molecule which is quite understandable in present time। एवागाड्रो ने अपना ये लॉ के साथ साथ मॉलिक्यूल को, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर ले लूँ एक बार, उन्होंने एटम और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस भी हमें समझाया था। लॉ, इनका जो नाम है ना, एवागाड्रो तो हम ऐसे बोल रहे हैं पर इनका नाम इतना बड़ा है। ठीक, तो वो तो मैं अभी आपको, मेरे को प्रोनाउंसिएशन करने में भी प्रॉब्लम होगी, बट इनका नाम जो है ना, पर मैं एक बार ट्राई कर लिया, आप लोग हंसना मत प्लीज़। ठीक, लोरेंजो रोमानो अमीडियो कार्लो एवागाड्रो डी कोरेंजा इडी कैरेटो, ये इनका पूरा नाम है। अभी आपको समझ में आ गया जो हम लोग एवागाड्रो बोल रहे हैं। एक वो भी होता है ना फ्रूट, एवोगाड्रो, इनका साइंटिस्ट का नाम होगा। एक और मैंने अभी, वही होता है ना, मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा। एवोगाडो ऐसा वो फ्रूट है ना जिसका आजकल बहुत सैंडविच और ये सब बनता है। पहले तो हम लोग होते इतना दिमाग में आता ही नहीं था, अब होते आजकल के इतने सारे रील्स और इंस्टाग्राम। वैसे मैं बेसिकली ये भी बता दूं, मैं भी इंस्टाग्राम बहुत चलाती हूँ, तो ये मत समझना कि हाँ, जो ऐसे टीचर्स होते हैं या जो अपना एजुकेशन फील्ड में आ रहे हैं तो वो इंस्टाग्राम ये सब नहीं चल। सबके इंस्टाग्राम की आदत ख़राब है, सब एक बार पढ़ जाते हैं ना तो उनसे निकलना बहुत मुश्किल है। बेसिकली मैं बेकार चीज़ें नहीं देखती हूँ, मैं अच्छी चीज़ें देखती हूँ, बट कहते वो जो रील्स आती हैं, कभी मोटिवेशनल वाली रील्स जो होती हैं, खाने पीने वाली रील्स होती है, तो वो सब देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और वो मैं चलाती रहती हूँ। मैं इंस्टाग्राम बहुत चलाती हूँ। एवोकाडो टोस्ट नहीं बनता है आजकल, बहुत फेमस है, बहुत हेल्दी माना जाता है, पर वो बहुत महंगा आता है। तो क्या कहते हैं, वैसे ही मुझे ये लगता है नाम, ठीक। बट हम अपना अलग केमिस्ट्री का एवोकाडो पढ़ रहे हैं और वहाँ एवोकाडो जो होता है वो अलग होता है। तो ये उनका नाम है। हमने ये जो 5 लॉ हैं वो हमने समझ लिए हैं। आप एक बार इसको रिवाइज़ कर लेना। अगर आप इसको एनसीईआरटी बुक से नहीं रिवाइज़ कर पाते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, लोग होते हैं किताबें उठाना उनको थोड़ा सा वो लेज़ीनेस लाता है, मोबाइल लोग चलाते रहते हैं। तो मैं वही कहती हूँ, अगर आप रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हो अपने बुक से या आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप पता है वीडियो देख कर भी कर सकते हो। अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।
अभी जब मैंने, अगर किसी ने मेरे से स्टार्टिंग से जुड़ा है और मेरी इनिशियल वीडियोस भी देख रहे हैं, तो उनको मैंने जो केमिस्ट्री एंशिएंट इंडिया में पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था ऋषि कर्नट जो थे उन्होंने परमाणु और इन सब की डिस्कवरी कर ली थी बहुत सालों पहले ही। डाल्टन्स ने 1766 1844 के बीच में इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने कहते हैं थोड़ा बाद में डिस्कवरी और ये सब एक्सप्लेन किया, पर हमारे ऋषि मुनियों ने ये पहले ही एक्सप्लेनेशन दे दिया है। जॉन डाल्टन ये हमारे साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या बोला, मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटॉमिक, मीनिंग इंडिविजुअल। डाल्टन्स ने ये बताया कि आपके पास जितना भी मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी पार्टिकल्स हैं आपके, वो सब एक इस सबसे जो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम और कट नहीं कर सकते हैं, इसको इन्होंने एटम कहा था। जिसको पहले इन्होंने एटॉमिक कहा था, जिसकी मीनिंग होती है इंडिविजिबल, जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते। और एटम की डेफिनेशन भी यही है, आपके मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिसे हम कट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, जो इंडिविजिबल है, उसे हम लोग एटम कहते हैं, और एटॉमिक इन्होंने वर्ड दिया था। इन 1808 डाल्टन पब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी इन विच ही प्रपोज द फॉलोइंग। इन्होंने 1808 में एक बुक पब्लिश करी थी, एक थ्योरी पब्लिश करी थी, जिसका नाम है अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, जिस पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन किए हैं। तो हम वो पॉइंट्स को देख लेते हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, हमने पढ़ ही लिया है। मैटर जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी सब्सटेंस हमारे आसपास हैं वो हर कोई मैटर है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो उसका जो इनडिविजिबल पार्टिकल है, जिनसे मिलकर वो बनते हैं मैटर, उसे हम एटम कहते हैं। All atoms of given element have identical properties including identical mass. Atom of different element differ in mass. हमें पता है कि जो हर एलिमेंट का अपना खुद का एटम होता है, जो दूसरे एटम से डिफ़र करता है। अगर हमने एक पार्टिकल ले लिया और उसी पार्टिकल का हमने एक एटम ले लिया और उसी पार्टिकल का दूसरा एटम ले लिया, तो पार्टिकल तो सेम है ना, तो एटम भी उसका सेम होगा। एक एलिमेंट के दो एटम अगर हम ले रहे हैं तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या कोई भी प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी, आइडेंटिकल रहेंगी। बट अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट लेते हैं, तो दोनों अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम होंगे और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो डिफरेंट होगी। थर्ड पॉइंट, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो। ये हमने सीख लिया, एटम सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल पार्टिकल है। अगर हमें कहते कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन करना है, तो जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन करते हैं, उनका जो मास का रेशियो होता है वो फिक्स्ड रहता है, डेफिनेट रहता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमने देख लिया है। उनका अलग अलग एलिमेंट का जो कंबाइन करते हैं, उनके बीच में जो रेशियो रहता है मास का, वो फिक्स्ड रहता है। Chemical reaction involve reorganization of atom. These are neither created nor destroyed in chemical reaction. केमिकल रिएक्शंस में जो भी अभी आप पढ़ोगे आगे केमिकल रिएक्शंस, तो आपको आगे बहुत पढ़ना है। बट केमिकल रिएक्शंस में जब हम रिएक्टेंट में कोई एटम्स या मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो जो प्रोडक्ट में भी होगा उसमें कहते हैं जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट का, आप जो रिएक्टेंट में यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्ट में भी सेम नंबर ऑफ एटम आपका यूज़ होगा, मतलब प्रोड्यूस होगा। इसमें एक्चुअली ये नहीं है कि अगर आपने कहते रिएक्टेंट जब कंबाइन कर रहे हैं तो आप कुछ अदर एलिमेंट ले रहे हो और प्रोडक्ट जो उनका बन रहा है वो अदर एलिमेंट्स का बन रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितने नंबर ऑफ एटम्स आप रिएक्टेंट में यूज़ कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स, अगर मैंने कार्बन का 2 एटम लिया है, ऑक्सीजन का 4 एटम लिया है, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी कार्बन के 4 एटम होंगे, ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे। ये नहीं हो सकता कि उसमें कहीं से हाइड्रोजन भी आ जाए, ऐसा नहीं है। जितना रिएक्टेंट और जितना मॉलिक्यूलर कंडीशन होती है, उसमें जितने भी एटम्स यूज़ होते हैं, जो भी एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आपको प्रोडक्ट में भी मिलेंगे। कोई भी एडिशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं हो जाएगा और ना ही सब्ट्रैक्शन होगा। आपको जितने नंबर ऑफ एटम्स आप रिएक्टेंट में यूज़ कर रहे हो, उतने ही आपके प्रोडक्ट में मिलेंगे।
ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बहुत ही आपकी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लो। इसमें पॉइंट्स भी सिर्फ 4 हैं जो आपको कहीं ना कहीं पता है, बस इसको दिमाग में भर लो कि हाँ ये 4 पॉइंट्स होते हैं। जैसे एटम के बारे में इन्होंने बताया कि मैटर जो होता है वो इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बनता है, उसे एटम कहते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि एटम अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट दिए गए हैं तो उनके जो एटम्स होंगे उसके बीच में केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगे। अगर सेम एलिमेंट के हम एटम्स लेते हैं तो उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। फिर हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी हम समझ चुके हैं, उसमें यही था जब आप कंपाउंड फॉर्मेशन करते हो 2 एटम्स एलिमेंट के मिलके, तो उनका जो मास का प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं वो लोग, उनका मास का जो रेशियो होता है वो सिंपल रेशियो होता है। 4th पॉइंट हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होते, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होता है। मतलब नंबर ऑफ एटम्स आपके सेम रहेंगे बट उनको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज कर देते हैं, उनको अलग अलग कर देते हैं, तो वही आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कोई भी एटम का एडिशन, मतलब कि जितने एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स आपके रिएक्टेंट में यूज़ हो रहे हैं उतने ही आपके प्रोडक्ट में फॉर्म्ड होंगे, बस उसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज कर देते हैं, मतलब उनकी पोजीशंस को चेंज कर दिया जाता है। डाल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन the law of chemical combination, however it could not explain the law of gaseous volume। डाल्टन्स थ्योरी में आपके जो अदर लॉ हैं, 5 लॉ आपने देखे, अदर लॉ को एक्सप्लेन करता है, बट लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास का तो हमने अभी देख लिया, इसका एक पॉइंट में ही कम आ रहा है, बट लॉ ऑफ गैसेस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, वो लॉ क्या लॉ था, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम जो है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है डाल्टन। अभी हमारा क्या कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो चालू होगा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, जिसमें हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बीच में डिफरेंस समझेंगे, वो होता क्या है। पहला तो हम समझेंगे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास होते क्या हैं, फिर उसके बीच में डिफरेंस क्या है वो हम समझेंगे। तो आज हमारा एक पेज कंप्लीट हो गया है जिसमें हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉ समझ लिए हैं, एवोगाड्रो लॉ भी समझ लिया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी समझ ली है, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये बहुत यूज़फुल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पेपर में इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो ये हो गया है। अभी कल से हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपको सजेशन देना हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से इंटरेक्ट करिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।